अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज आ रही है आप सबको? यस मैम। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 5 मिनट बाकी भी एस्पायरेंट्स का अगर तो आ जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि काफी बच्चों को इशू आ रहा है नेट का। ठीक है। जी बच्चों, आई होप कि इतना टाइम काफी है वेट करने के लिए। अब जिन जिन ने आना होगा वो खुद ही ज्वाइन कर लेंगे। सबको आवाज आ रही है? ओके ओके। अगर कहीं पे आपको साउंड का प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, इधर बाय टेक्स्ट और इधर बाय आप अपना जो है माइक ऑन करके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर स्क्रीन विद यू। आप सबको स्क्रीन नजर आ रही है? अच्छा प्लीज बोल कर बताना। यस मैम। ओके। अच्छा, आज की बेसिकली जो ओरिएंटेशन प्लान करने का पर्पस ये था कि आप लोगों को गाइड किया जाए कि जो ओरिएंटेशन है इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग टारगेट करेंगे और फिर उसके बाद फर्दर सेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें टारगेट की जाएंगी। क्योंकि इंडिविजुअली बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे मैसेज करके कहते हैं कि आप हमें बता दें, एक एक चीज़ के बारे में पूछते हैं। तो ओरिएंटेशन का पर्पस भी यही था और कुछ ये कि आप लोगों से बातचीत हो जाए और आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दिया जाए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस किस तरह से उसे लेकर चलना होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगी। मेंशन भी है बच्चों, मैं पीएमएस क्वालिफायर हूँ। आई हैव क्वालिफाइड पीएमएस ट्वाइस। इसके अलावा जो मेरी अपनी अचीवमेंट्स में ये आता है कि मैंने 4 टाइम्स ऐसे क्वालिफाई किया है। ठीक है, जिसमें 3 टाइम्स मैंने सीएसएस पीएमएस का ऐसे क्वालिफाई किया और 1 टाइम सीएसएस का। ठीक है, मेरे हाईएस्ट मार्क्स जो ऐसे में रहे हैं वो 51 थे। पॉलिटिकल साइंस की भी मैं टॉप स्कोरर हूँ और मैंने 145 मार्क्स लिए थे आउट ऑफ 200। ये मेरे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स थे पॉलिटिकल साइंस के अंदर। इस सेशन को कंडक्ट करने का पर्पस ये है कि मैं यहाँ पर आप लोगों को बेसिक
नॉलेज दे सकूं इंग्लिश के बारे में, और हम लोग बेसिक को से स्टार्ट करें और एडवांस लेवल तक जाएंगे। क्योंकि मैंने अपनी सीएसएस और पीएमएस की जर्नी में, जो कि मैंने शेयर भी किया था, कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें फेस की जो हर एस्पायरेंट मुझे लगता है फेस करता है। मेरे पास रिसोर्सेज का तो प्रॉब्लम नहीं था। आप सबको आवाज आ रही है? जी बच्चों, आवाज आ रही है? ओके। रिसोर्सेज का इतना ज्यादा बच्चों प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि बेस्ट ट्यूटर या बेस्ट मेंटोर कैसे मैं उसको हायर करूं, कि कैसे मैं उस तक एक्सेस करूं, मुझे नहीं। जैसे मैं एस्पायरेंट थी तो मुझे बताने वाला कोई नहीं था। इसी तरह से मुझे लगता है कि जब एस्पायरेंट होता है ना, जब वो स्टार्ट अपना फर्स्ट स्टेप लेता है, तो उसके जहन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि मैंने इस चीज़ को कैसे लेके चलना है, मैं किस तरह से प्रिपेयर करूंगा या करूंगी, या मैं किस तरह से जो है कौन से मेंटोर रखूंगी, बुक्स क्या होंगी, कौन सी रिकमेंडेड बुक्स हैं जो अच्छी हैं। हम लोग सब देख लेते हैं एफपीएससी के पेज पे जाकर, लेकिन कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता कि देखना कैसे है, क्या देखना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है और कौन सी नहीं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो हमें इधर उधर से पता चलता है हम लोग उसको स्टार्ट कर देते हैं कि चलो स्टार्ट तो करें ना, कहीं से तो इनिशिएट करना है। लेकिन मैं समझती हूँ कि सबसे पहले जो स्टार्ट लेना चाहिए वो आपको अपनी इंग्लिश से लेना चाहिए। इंग्लिश में भी कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए? बेसिक लेवल से स्टार्ट लेना चाहिए। क्योंकि हम लोग जो है हम जंप कर जाते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी जंप करके, मुझे नहीं पता था बेसिक इंग्लिश या बेसिक जो थी वो मेरी ठीक थी, जैसे हम सबको लगता है कि हमारी ठीक है बेसिक। बट फिर मुझे जाकर ये रियलाइज हुआ कि ये यहाँ पर जो बेसिक चलती है वो बेसिक दूसरी है, और जो सी एस एस पी एम एस में चलती है वो दूसरी बेसिक है, और जो मुझे आती है वो बेसिक एक बेसिक है जो मेरी बेस बनी हुई है। तो फिर मैंने उसके ऊपर फर्दर पढ़ना शुरू किया। मैंने जिस टीचर के पास से स्टार्ट किया उसने मुझे रेन एंड मार्टिन पे लगा दिया। ठीक है, अब मेरी तरह आप भी बहुत सारे बच्चे आप में से भी ऐसे होंगे जो इसी तरह जंप, एकदम ही आपने जंप लिया होगा। कोई रेमंड एंड मर्फी पढ़ना शुरू हो गया होगा, किसी ने रेन एंड मार्टिन पढ़ ली, किसी ने कोई और बुक पढ़ ली, बड़ी हैवी हैवी ऑथर्स की बुक्स पढ़ना शुरू कर दी, और हम समझते हैं कि हमारी तो इंग्लिश बस दिनों में अच्छी हो जाएगी। लेकिन बच्चों की ऐसे नहीं। मैंने अपने 4 साल, इस 4 से 5 साल पूरे इस टेन्योर में, जो मेरा टेन्योर था उसमें मैंने यही लर्न किया कि हमारी इंग्लिश अच्छी होगी तो हम सब कुछ लिख सकेंगे, इधर इन कंपलसरी, इधर इन ऑप्शनल, और इंग्लिश ऐसे के अंदर भी। हम तभी लिख सकेंगे जब हमें, सबसे पहली चीज हमें हमारी राइटिंग स्किल्स होंगी, और सेकेंडली हमारे पास नॉलेज होगा। अब नॉलेज तो हम इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन लिखना हमें नहीं आता, क्योंकि हमें तो बड़े बड़े सेंटेंसेस कंपाउंड भी बना लेंगे, कॉम्प्लेक्स भी बना लेंगे, सिंथेसिस भी कर लेंगे, सब कुछ लिख लेंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमने लिखा कैसे है। हम लोग उसको समझते हैं कि जी ठीक हो गया, हमने लिख लिया, हमने तो बड़ा अच्छा लिखा है, मुझे तो पंक्चुएशन भी आती है, सब कुछ आता है। प्लीज बच्चे अपना माइक ऑफ करते हैं जो भी है। अच्छा बच्चे, मैं आप लोगों के चैट्स नहीं पढ़ रही, ये मैं एंड पे पढ़ूंगी। कोई भी क्वेश्चन होगा तो मैं आपको अलाउ करूंगी कि आप लोग, हाँ जो भी क्वेश्चन होगा मैं वो सुनूंगी, ठीक है? तो अगर आप चैट करेंगे मुझे तो मैं वहां पर फिर मैं आपकी चैट का जवाब देने बैठ जाऊंगी और बात नहीं हो सकेगी, तो वो जो टेम्पो है वो टूट जाता है, ठीक है? तो ट्राई करेंगे कि पहले मैं आप मेरी सुन लें फिर मैं आपकी सुन, ठीक है? अच्छा, तो ये सारी बच्चे सिनेरियोज हैं, ठीक है? तो उसके लिए जो है आपको क्या ज़रूरत होती है एक एस्पायरेंट को, वो ये कि आपकी बेसिक बहुत अच्छी होनी चाहिए। बेसिक अच्छी नहीं है तो आप कहीं पे भी सक्सेसफुल नहीं होंगे, आप जितना मर्जी अच्छा नॉलेज लेकर आ जाए। आप हर, आप डॉन भी पढ़ रहे हैं, आपकी वोकेबलरी भी बहुत अच्छी है, लेकिन आपको यूटिलाइजेशन नहीं आती है। आपको ईडियम्स भी दुनिया जहान के आते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता यूटिलाइज कैसे करना है, क्योंकि आपको बेसिक नहीं आती है। जब आपको बेसिक नहीं आती तो आप कुछ भी याद कर लें, आपको ये नहीं पता कि उसको मैंने अप्लाई कहाँ करना है, कैसे करना है, जब प्रोसीजर नहीं पता तो फिर बच्चे पास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
ठीक है, तो ये ओरिएंटेशन इसी पर्पस के लिए है कि आप लोगों को समझाया जाए कि किस तरह से जब हम अपनी सीएसएस या पीएमएस की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हमें कौन सी चीजें जो हमारी रिक्वायरमेंट होती हैं, क्योंकि हमें एकेडमीज के अंदर या इंडिविजुअली भी जो भी मेंटोर्स होते हैं वो ये गाइड करते हैं, आओ ये पढ़ लो और बस खत्म हो गया काम। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, बस मैं ये समझती हूँ क्योंकि मैं भी बहुत सारे ऐसे मेंटोर से एक्सप्लॉइट हुई हूँ जो जिनको मैंने हैवी फीसेस पे की। मैं तो पे कर सकती थी लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पे नहीं कर सकते, लेकिन वो भी टाइम एंड अगेन एक्सप्लॉइट हो रहे होते हैं एकेडमी से, एकेडमी माफिया से या फिर इंडिविजुअल मेंटोरशिप से, जो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ मनी जो है अपने थोड़े से पैसे बनाने के लिए बच्चों का फ्यूचर जो है वो स्टेक पे डाल देते हैं। चलिए आगे चलते हैं फर्दर। एक ये बहुत अच्छी कोटेशन है जो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है कि राइटिंग क्या है बेसिकली। राइटिंग इज बेसिकली बच्चों पावर ऑफ वर्ड्स है। जब आप राइटिंग वो है कि आपको लफ्जों से खेलना आ जाए, कि जब आपके पास आपको सेंटेंस फैब्रिकेशन आती हो, आप सिंपल भी लिखे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ, और इतना खूबसूरत लगे वो कि पढ़ने वाला कहे मजा आ गया, और ऐसे लग रहा था जैसे मैं उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो कहे कि मुझे इतनी समझ आई है। ऐसे लग रहा था जैसे मैं 7वीं या 8वीं क्लास का बच्चा हूँ और मुझे समझाया जा रहा है। और आपका एग्जामिनर भी बच्चों यही डिमांड करता है, वो ये चाहता है आप लोगों से कि आप ऐसे लिखें कि उसमें हर चीज क्लियर हो, कोहेरेंट हो, उसमें एक्सप्रेशन बहुत अच्छा हो। वो कैसे आएगा? वो उसी वक्त आएगा जब आपकी बेसिक बहुत स्ट्रांग होगी। जब आप देखिए किसी भी चीज के, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको बड़ी बेसिक से एक एग्जाम्पल दूंगी कि हम लोग जो हैं हम सब कपड़े बनाते हैं, ठीक है, लेकिन हम सब कपड़े बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? हम अपनी माइंड मेकिंग करते हैं। सेकेंडली हम ये देखते हैं कि हमारे पास फाइनेंस है या नहीं है। थर्डली जब हम ये सारी चीजें देखते हैं फिर हम अपनी कन्वेंस का अरेंज करते हैं, हम उस जगह तक पहुंचते हैं। फोर्थली हम लोग वो डेस्टिनेशन डिसाइड करते हैं जहाँ से हम खरीदेंगे, फिर हम जाकर उसे खरीदते हैं। बच्चों प्लीज अपना माइक ऑफ कर दो, आई एम रिक्वेस्टिंग कि माइक ऑफ कर दें प्लीज। फिर हम उसको बनवाते हैं, और जो डिजाइन होता है उसका बनवा कर फिर हम उसको एट द एंड पहनते हैं। बच्चे देखो इसमें 8 प्रोसेस है, आप चाहो तो ज्यादा भी बना लो। अब एक हर देखिए, अब एक कपड़े सीने से लेकर आपकी हर चीज तक, इवन आप कुकिंग में चले जाए, किसी भी फील्ड में चले जाए, हर चीज की एक बेसिक होती है, एक उसकी बुनियाद होती है। ठीक है, उस बेस के ऊपर वो चीजें बन रही होती है। तो जब हम इसी तरह से इंग्लिश है, इंग्लिश में भी इसी तरह से होता है कि आपकी हर चीज होती है। अब होता क्या है कि हम कहते हैं हमने पंक्चुएशन भी तैयार कर ली है, हमारी पंक्चुएशन भी अच्छी हो गई क्योंकि आपने पढ़ ली है, आपने प्रैक्टिस नहीं की। हमने पेयर ऑफ वर्ड्स भी पढ़ लिए, मैंने ईडियम्स भी पढ़ लिए, लेकिन मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की। मुझे आते हैं, मुझसे सुन लें, मुझे आते हैं, लेकिन आपको अप्लाई नहीं करना आ रहा। मैंने वोकेबलरी भी बहुत अच्छी, मैंने जीआरई पढ़ लिया, मैंने रेमंड एंड मर्फी पढ़ लिया, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ ली हैं। मुझसे किसी भी वर्ड का मतलब पूछ लिया, लेकिन मैं जब कहूंगी कि इसे सेंटेंस में अप्लाई करें, आप लोगों को नहीं आएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें नहीं आएगा। इसी तरह से एक्टिव पैसिव नरेशन का भी यही होता है, हम सिर्फ उसको उस हद तक करते हैं कि चलो एक्टिव पैसिव के 5 नंबर से क्योर हो जाएंगे या 10 नंबर से क्योर हो जाएंगे, नरेशन के 5 नंबर से क्योर हो गए, प्रपोजिशन के 5 नंबर से क्योर करने, हम उसे उस हद तक, लेकिन हम उसको कैसे अप्लाई करना है, यूटिलाइज कैसे करना है, कहाँ पर जो है प्रपोजिशन, स्टार्ट में प्रपोजिशन फ्रेज किसे कहते हैं, एंड पे जो प्रपोजिशनल फ्रेज होती है उसके साथ हम पंक्चुएशन देते हैं या नहीं देते, ये सारी चीजें हम नहीं पढ़ते हैं। टू बी ऑनेस्ट मैं भी स्टार्ट में यही करती। ठीक है बच्चे, यहाँ पर ना मैंने कुछ चीजें सर्च की जो मैंने अपनी दफा में सर्च की थी जब मैं खुद तैयारी कर रही थी, जब मैं खुद इस सारे प्रोसेस में थी। तो मैं ये देखती थी कि यार राइटिंग जो है वो क्यों जरूरी है इतनी ज्यादा। अगर आप देखें जो भी रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं एफपीएससी की या पीपीएससी की, ईयरली बेसिस पे जब बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं, रिजल्ट आउट हो जाता है, उसके बाद वो एक रिपोर्ट जनरेट करता है जिसमें बताता है वो बकायदा कि बच्चे सबसे ज्यादा फेल जो है, हाईएस्ट रेशो जो है वो एसए की है, और सबसे ज्यादा
ऐसे के अलावा अगर किसी की है तो किसी भी सब्जेक्ट में अगर फेल हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनका एक्सप्रेशन नहीं अच्छा, उनकी बेसिक नहीं अच्छी। बेसिक गलतियां जब आप करते हैं ना तो एग्जामिनर आपको माफ नहीं करता, वो उसको आपका ब्लंडर कंसिडर करता है। ऐसी है ये इसकी गलती होगी, प्रपोजिशन की छोटी सी गलती आपने कर दी, कोई बड़ा आपने फैंसी वर्ड यूज करने की कोशिश की और उसके उस बेसिस पे आपने पूरे सेंटेंस को का बेड़ा गर्क कर दिया, तो वहां पे फिर एग्जामिनर आपको माफ नहीं करता, वहीं पे आपको उड़ा देता। वो कहते हैं जब इसको बेसिक नहीं आती तो ये आगे कैसे जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें जो है मैटर करती हैं आपकी राइटिंग के अंदर, और आप उसको कैसे एफिशिएंट कर सकते हो, पर्टिकुलरली इंग्लिश के पेपर में ऐसे और प्रेसी के। और अपार्ट फ्रॉम ऐसे और प्रेसी, आप बाकी पेपर्स में किस तरह से एफिशिएंट राइटिंग को यूटिलाइज कर सकते हो। देखो जब भी हम कुछ लिखते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या जरूरत होती है कि हम जो भी लिख रहे हैं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी होगी तभी, और उस क्लैरिटी पेपर पे तभी आती है जब आपके माइंड्स में क्लैरिटी होती है, आपने जो लिखना है। हम में से बहुत सारे ऐसे करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, सोचते उर्दू में है लिखते इंग्लिश में है। हम लोग सोचते उर्दू में है और लिखते इंग्लिश में है, यहीं पर सारा बेड़ा गर्क हो जाता है। जब हम सोचेंगे उर्दू में इंग्लिश में करेंगे तो फिर हम कन्वर्जन्स पे लग जाते हैं। हमने सोचना भी इंग्लिश में ही है, लिखना भी इंग्लिश में ही है, जब हम ऐसे करेंगे तभी हम सही लिख पाएंगे। तो सबसे पहली चीज आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, आप जो भी लिख रहे हैं, आप क्लैरिटी ऑफ माइंड्स, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, फिर ही आप उसे क्लियरली अपने पेपर के ऊपर लिख सकेंगे। सेकंड, आपका स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है। मैं बार 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 एक ही वर्ड रिपीट कर रही हूँ, बेसिक होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। बेसिक ही इंप्रूव होती है, हम लोग बेसिक की वजह से मार खा जाते हैं। बेसिक होगी तो ही हमारा स्ट्रक्चर बनेगा ना। हमें ये नहीं पता सब्जेक्ट कहाँ लग रहा है, वर्ब कहाँ लग रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ लग रहा है, मुझे ये नहीं पता एक्टिव किसे कह रहे हैं, पैसिव किसे कह रहे हैं। और हम में से बहुत सारे ऐसे करते हैं कि हम लोग सिर्फ हम पैसिव पे जोर देते रहते हैं, जबकि पैसिव एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है, नो डाउट। लेकिन पेपर में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हमेशा एक्टिव एक्सप्रेशन अपना एक्टिव रखें, एक्टिव में बात करें हमेशा उसके साथ। जब आप पैसिव में जाते हैं गेम वहीं खराब हो जाती है। पैसिव में जाते हैं, आपको समझ नहीं आती सेंटेंस को कैसे कैसे मैंने ब्रेक करना है, वहीं पर आप लोग जो है ना उस सेंटेंस का सत्यानाश मार देते हैं, वहीं पर काम खराब हो जाता है। तो स्ट्रक्चर सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट चीज है वो स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर की ऑर्गेनाइजेशन है। सब्जेक्ट कैसे लगेगा, वर्ब कैसे लगेगा, ऑब्जेक्ट कैसे लगेगा, ट्रांजिटिव वर्ड्स कैसे लगेंगे, इनट्रांजिटिव कैसे लगेंगे, प्रेपोजिशन फ्रेज कहाँ आएगी, इन्फिनेटिव यूज करना है तो वो कैसे यूज करना है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बगैर ये नहीं होगा। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज जो है राइटिंग में वो है कोहेरेंस। मैंने यहाँ लिखा है कोहेरेंस एंड कोहेरेंस, कि कोहेरेंस इतनी इंपॉर्टेंट है कि कोहेरेंस एंड कोहेरेंस है। कि कोहेरेंस कोई यहाँ पर फिर आपके पास कोई बिल्कुल भी मार्जिन नहीं रहता कि अगर आपने कोहेरेंस नहीं क्रिएट की तो आपका काम खराब हो जाएगा। फिर हम एनालिटिकल थिंकिंग पर आते हैं, फिर हमारी वो थिंकिंग काउंट होती है, फिर उसके बाद आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। इसी तरह से ये सब चीज़ें आप जब करते हैं तो फिर आप जब आपको ये सब चीज़ें आपके पास मौजूद होंगी तभी आप अपने टाइम को भी मैनेज कर सकेंगे, और आप अपनी सारी राइटिंग को भी इम्प्रूव करके अपने जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी ऐसे है, जो भी प्रेसी है, उसको आप इजीली कंक्लूड कर सकेंगे, उसके ऊपर लिख सकेंगे। अब इन अगर हमारी एफिशिएंट राइटिंग और हम इफेक्टिव राइटिंग, हमारे पास इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स हों तो तभी हमारी इंग्लिश की परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, और वो इंग्लिश में भी हमें काम देती है, इंग्लिश ऐसे प्रेसी के अंदर भी, हमें अदर सब्जेक्ट्स में भी देती है। इससे आपकी जो आप थिंकिंग होती है वो भी बूस्ट करती है। आप फिर जब आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होता है कि मैं लिख सकता हूँ, तो फिर ऑटोमेटिकली जो नॉलेज होता है उसको आप यूटिलाइज करते हैं, और उस फिर जब उसको लिखना शुरू करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली वो आपको डिफरेंशिएट करना शुरू कर देता है अदर एस्पायरेंट्स। अच्छा, ये कुछ डिटेल्स हैं इस सेशन की, ठीक है, जिसमें आप देख लें कि आपको इस सेशन के दौरान क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इस सेशन जो है पर्टिकुलरली CSS, PMS और MPT के लिए। ठीक है, अब इसमें आपको मोर देन 100, अगर आप कहेंगे तो 100, मेरे पास 100 प्रेसेस भी हैं और मोर देन 100 प्रेसेस भी हैं। ठीक है, इसमें आपको मोर देन 100 कराई जाएंगी प्रेसेस। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि
आपको जो एफपीएससी और पीएमएस का पीपीएससी का जो पैटर्न है उसके जो पास्ट पेपर्स हैं उनकी प्रेसेस भी इसमें ऐड कर दी जाए, प्रेस सी कंप्रीहेंशन ट्रांसलेशन, ताकि बेसिक करने के बाद आपकी ग्रिप उधर स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसके अलावा इसमें आपको 50 कंपोजिशंस कराई जाएंगी, 50 ट्रांसलेशंस होंगी। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, यू नो वेरी वेल के वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्या रोल है प्रेसी के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत बड़े सेंटेंस को बिल्कुल, वो कहते हैं ना दरिया को कूजे में बंद करना, वो वाला हिसाब है कि बहुत बड़ा सेंटेंस था उसको आपने छोटा सा सब्सटीट्यूट लगा कर उसको उसका पूरा मीनिंग दे दिया। प्रेसी में हम 1/3 कर रहे होते हैं, तो हमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। फिर आपको वोकेबलरी की भी ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ेगी। हर सब्जेक्ट की अपनी वोकैब होती है। पॉलिटिकल साइंस पढ़ें तो उसमें अपनी उसकी अलहदा से वोकेबलरी है। जैसे आप प्रोलिटेरिएट वर्ड यूज़ करते हैं, बोर्जुआस का वर्ड यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो उसमें यूज़ होते हैं, जो पर्टिकुलरली उसके अंदर यूज़ होते हैं। पॉलिटिकल साइंस की अपनी टर्मिनोलॉजी है, बाकी इस्लामियत की अपनी टर्मिनोलॉजी है, करंट अफेयर्स की अपनी टर्मिनोलॉजी है। बहुत आप पढ़ते हैं, आपको पता है कि कौन कहाँ पर कौन सा सुटेबल वर्ड है जो हमने यूज़ करना है। लेकिन फिर आपने इंग्लिश ऐसे और प्रेसी का पेपर पास करना है जिसमें 20 नंबर के वो आपको वोकेबलरी से इंटरनल और सिनोनिम्स पूछता है 10-10 नंबर के। उसके लिए भी आपको अलहदा से वोकेबलरी बिल्डअप करनी पड़ती है। फिर आपको ईडियम्स भी आ जाते हैं। ईडियम्स भी आपको वो 10 नंबर के पूछता है, और बाज़ का तो ऐसा होता है कि वो आपको बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाकर पूछ लेते हैं। तो इसमें हम इस सेशन में मैक्सिमम ईडियम्स कवर करेंगे जो कि मोस्ट रिपीटेड भी हैं और जो बार बार पेपर्स में रिपीट भी हुए हैं। इसके अलावा उसके अलावा भी जिसमें से एक्सपेक्ट किया जाता है कि इनमें से आ सकते हैं, तो वो मेरे पास एक है पूरा मैंने बनाया हुआ एक बंडल, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। इसके अलावा हम इसमें करेंगे एक्टिव पैसिव, उसमें अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे कि किस तरह से अपने उसको यूटिलाइज करना है सेंटेंसेस के अंदर, राइटिंग के अंदर। और एक्टिव पैसिव वैसे भी हम लोग अपनी इंग्लिश के पर्सपेक्टिव में भी करेंगे, प्रेसी के पेपर के लिए भी। फिर इसमें नरेशंस होंगी और आपके कॉमन एरर्स आएंगे जो पेपर्स में आते हैं, वो भी आपके 10 नंबर के होते हैं या कहीं पे 5 नंबर के आ रहे होते हैं, तो उसको भी हम लोग इसमें डील करेंगे। कोर्स लीड्स की बात करें बच्चों, इस कोर्स से आपको फायदा क्या होने वाला है? सबसे पहली चीज ये कि आपकी बेसिक इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जब आप बार बार एक चीज को लिखते हैं, पहली दफा गलत होता है, दूसरी दफा गलत होता है, तीसरी दफा गलत होता है, लेकिन आप 60 डेज एक रिग्रेसिव प्रैक्टिस कर रहे हैं एक चीज की, तो कैसे नहीं हो सकता कि वो आपको ना आए। तो इसमें आपकी राइटिंग प्रोफिशिएंसी बहुत इंक्रीज होगी, और हम बार बार प्रैक्टिस कर रहे होंगे। एक प्रेसी आप सुबह में करेंगे क्योंकि 100 प्रेसेस हैं, तो कंप्लीट भी तो करना है ना हमने इसको किसी तरह से। 2 मंथ्स के अंदर तो 100 प्रेसेस अगर हम एक एक करें तो कंप्लीट नहीं होती हैं, तो हम इसको दूसरी तरह से प्लान करेंगे। किसी दिन हम 2 भी कर रहे हुआ करेंगे, एक दिन एक करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर एक करेंगे, फिर 2 करेंगे, अल्टरनेटिव डेज में हम 2 करके तो उसको क्लियर किया। जिस दिन हमारी हार्ड वाली होगी उस दिन हम एक ही करेंगे, जिस दिन थोड़ी लाइट होंगी उस दिन 2 करेंगे। तो कोर्स को डिजाइन इसी तरह से किया गया है कि एक दिन जिस दिन 2 आ रही है उस दिन आपकी वो थोड़ी सी लाइट होंगी, और जिस दिन हार्ड वाली है तो उस दिन एक ही रहेगी। ठीक है। इसमें आपकी जो है फिर इसके अलावा राइटिंग, डेली राइटिंग टास्क होंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि प्रेसी है आपके जो है, जो रिपीटेडली आप कर रहे होंगे अल्टरनेटिव डेज पे, उन दो 2 and 1 की सीक्वेंस के साथ। फिर इसके अलावा आपने और फिर उसकी ऑब्वियसली फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर हमारा काम जा रहा है तो हमें इवैल्यूएशन चाहिए, और बनता भी ये है कि जैसे काम आए वैसे कि आपको इवैल्यूएशन मिल जाए, तो आप और ज़्यादा आप इंकरेज हो जाते हैं। और सेकेंडली आपको पता चल जाता है गलती कहाँ है, आप नेक्स्ट टाइम वो गलती अवॉइड करते हैं। फिर इसमें ये होगा कि एक तो रेगुलर बेसिस पे आपकी इवैल्यूएशन हो रही है विद इन 24 आवर्स। जैसे ही आप काम भेजेंगे विद इन 24 आवर्स वो आपको काम आपका रिसीव हो जाएगा, चेक होकर, रिमार्क्स के साथ। वॉइस नोट भी आपको मिल जाएगा, और अगर किसी को डिस्कस करना हुआ इन पर्सन तो वो डिस्कस भी कर सकेगा। इसमें फिर वीकली जितने हम प्रेसी कर लेंगे, जितनी हमारी कंप्रीहेंशन है, वीकली बेसिस पे उसके अकॉर्डिंग टेस्ट हुआ करेगा। ठीक है। और वो सब बच्चों को आवाज सबने जरूर देना है, और जो नहीं देगा बेशक से फीस जमा कराई हो, मैं स्पेयर नहीं करूंगी और मैं उसको रिमूव कर दूँ और उसकी फीस उसको वापस कर दी जाए। ठीक है। अगर आप सीरियस नहीं है तो फिर एट द एंड
आप मेरा भी नाम खराब करेंगे और अपना तो आप काम खराब कर ही रहे हैं। तो अगर आप फर्स्ट वीक में मुझे कोई सीरियस नहीं नजर आएगा तो मैं उसको रिमूव कर दूंगी और उसकी फीस उसको वापस कर दी जाएगी। आफ्टर एवरी 10 डेज हमारा ग्रैंड टेस्ट हुआ करेगा। तो आपके 6 ग्रैंड टेस्ट बनते हैं इस सेशन के दौरान, ठीक है। फिर मॉक्स होंगे एफपीएससी और पीपीएससी के पैटर्न पे। जैसे एफपीएससी और पीपीएससी का पैटर्न है एज इट इज वैसे ही अरेंज किया जाएगा। और आप इस सेशन को जो भी ज्वाइन करेगा उसकी मैं फ्री इवेलुएशन करूंगी टिल एग्जाम 2024, सीएसएस का हो या पीएमएस का, दोनों। ठीक हो गया। बच्चों सेशन सारा जूम के ऊपर होगा, ठीक है। आपको अगर कोई इन केस किसी का टाइम क्लैश हो जाता है, कोई कहीं गया हुआ है, किसी की जॉब है या कोई और अदर प्रॉब्लम है, वो नहीं ज्वाइन कर सका, इंटरनेट इंस्टेबिलिटी आ गई, जैसे करंट सिचुएशन है कंट्री की, तो उसमें कोई और प्रॉब्लम हो जाता है, तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और सेपरेट प्लान है, अगर कोई जॉब होल्डर है तो वो भी कम्युनिकेट कर दे सेशन ज्वाइन करने से पहले, तो उसके लिए हमने अलहदा से सेशन होगा, यही सब कुछ यही होगा, लेकिन उनको उनका जो सेशन होगा वो सैटरडे और संडे की बेसिस पे होगा, ठीक है। वीकेंड्स पे क्लासेस नहीं है। बच्चे ये सेशन 2 मंथ्स का है। फर्स्ट मंथ में आप देख लीजिए कि आपको क्या क्या कराया जाएगा फर्स्ट और सेकेंड मंथ में। फर्स्ट मंथ में आपकी प्रेसेस होंगी, वोकैबुलरी होगी, एक्टिव पैसिव होगा, नरेशन होगी, क्योंकि एक्टिव पैसिव नरेशन और स्ट्रक्चरिंग के बगैर हम आगे नहीं जा सकते। ईडीएम्स होंगे, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन होगा। सेकेंड मंथ में हम कंप्रीहेंशन करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, कॉमन एरर्स करेंगे, वोकैबुलरी और ईडीएम साथ साथ चलेंगे, क्योंकि उनको कवर करना, वो इतना बड़ा समुंदर है कि उसको कवर करना बहुत मुश्किल है। फी बच्चों इस सेशन की 10,000 है। आप 2 इंस्टॉलमेंट में सबमिट करा सकते हैं। फर्स्ट मंथ में आपकी जो इंस्टॉलमेंट होगी वो 6,000 होगी, और सेकेंड मंथ में आपकी जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट होगी वो आपकी 4,000। ठीक हो गया। सेशन स्टार्ट होगा आपका 20 मई से। रजिस्ट्रेशन अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना है, एडमिन आपको ग्रुप में ऐड कर। ठीक हो गया बच्चे। अब आप लोग जो हैं, क्योंकि हमारा ये वाला तो प्रोसेस खत्म हो गया, अब आप लोग कोई भी क्वेरी है, आपकी कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग वो कर सकते हैं। प्लीज वन बाय वन डेकोरम को मेंटेन कीजिए। जी बच्चों, किसी का भी कोई सवाल है तो प्लीज। आप सबको आवाज आ रही है? आप लोग अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी बच्चों, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो चलें, आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर मीटिंग एंड होने में थोड़ा सा ही टाइम लग गया। फिर मैं ये अच्छा, एक शाफ सहीफा नजीर ने पूछा हुआ सेंटेंस करेक्शन का। जी बच्चे, सेंटेंस करेक्शन करवाई जाएगी। क्लास टाइमिंग बच्चे होगी आपकी ये ये मैं आपको कम्युनिकेट कर दूंगी। मोस्ट प्रोबेबली आपको जो है 9 बजे के बाद या 9 बजे तक आपकी क्लास टाइमिंग हुआ करेगी, ठीक है, ताकि सब कन्वीनियंट हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं और इस टाइम पे सबका इंटरनेट भी स्टेबल होता है। दिन में बहुत ज़्यादा जो है ना इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा होता है।
जी बच्चे, अगर आप टेंसेस सीखना चाहें तो मैं करवा दूंगी, लेकिन फिर वो देखे ना, आपने प्रेसिस भी करनी है, आपने कंपोजिशन भी करनी है, बहुत सारी चीजें बीच में आ गई हैं। तो अगर हम टेंसेस, ट्राई करूंगी कि आपकी एक क्लास ऐसे ही स्टार्ट में हम लोग एक ऐसी क्लास प्लान कर लें जिसमें आपको सारे सेंटेंसेस के बारे में एक ओवरव्यू दे दिया जाए। ठीक है सहीफा? जी जी, जो भी इंग्लिश मैम इंग्लिश। ये सेशन जून में स्टार्ट नहीं होगा? बच्चे ये अभी स्टार्ट हो रहा है, सेकंड सेशन हमारा जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट होगा नेक्स्ट मंथ में। लेकिन वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 मंथ हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इसको लेके चलना है। तो अभी ये 20th से स्टार्ट हो रहा है, 10 दिन तो रह जाएंगे, तो आप यही सेशन ज्वाइन कर लीजिए। जी इंग्लिश प्रोफेसर आपका मैम कोई एक्चुअली क्वेश्चन? अभी मतलब मैम हमारा सेमेस्टर है तो इसलिए जून में हम फ्री होंगे। तो अगर जून में आपका सेशन स्टार्ट हो तो फिर हम ज्वाइन कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, कोई ऐसा मसला नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा। तो मैं आप या एडमिन को टेक्स्ट कर दीजिएगा अपने नाम के साथ। ठीक है, तो फिर हम लोग देखेंगे कि क्या बच्चों की क्या, कितने बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग फिर ओके प्लान मैम, कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, थैंक यू। जी, और किसी का कोई सवाल है तो प्लीज। यहाँ कोई इंग्लिश प्रोफेसर हैं, उन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स से रिलेटेड डिस्कस करना है। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी। मैम ये सब्जेक्ट के बारे में मैंने क्वेश्चन किया था। हेलो। जी जी, कौन से सब्जेक्ट, ये सीएसएस करना चाह रहे हैं या पीएमएस करना चाह रहे हैं? सी एस एस 2024 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं अभी। तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस करना था आपके साथ। जी जी बताइए, अभी आपकी डिग्री किस में है? बीएस इंग्लिश कंप्लीट किया है रिसेंटली। अच्छा, अच्छा। अभी आपको जो सब्जेक्ट्स अभी आपके माइंड में है वो कौन कौन से हैं? करंटली तो जो सब्जेक्ट मैंने ऑप्ट किए हैं वो तो मैंने प्रीवियस जितने भी स्टूडेंट्स ने जो सी एस एस दिया है उनके सब्जेक्ट को देख के किया है, और अपने नॉलेज के बेस पर तो हर ग्रुप से जो है ना एक सेलेक्ट किए हैं। तो लेकिन दो दो मैंने सेलेक्ट किया, लेकिन अभी उसमें जो है ना ऑप्शन करना है कि किसको सिलेक्ट करना है। जिस तरह मैंने आईआर को किया है और आईआर के साथ मैंने पॉलिटिकल साइंस को किया है, तो अब इसमें फर्दर आप बताएंगे कि इसमें दोनों में कौन सा अच्छा है सिलेक्शन के लिए। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस बच्चे ऐसा है कि थोड़ा सा ना उसके अंदर क्रैमिंग वाला सीन आ जाता है, अगर तो क्रैम कर सकते हो चीज़ों को, क्योंकि फिलोसफर्स हैं, उनकी बातें हैं, उनको क्रैम करना पड़ता है। और ये थोड़ा आपका जो है एनालिटिकल बेस पे है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग पे है, तो अगर वो साइड स्ट्रांग है तो उस पे जाओ। लेकिन आई वुड प्रेफर, क्योंकि मैंने भी पॉलिटिकल साइंस रखा है तो उसमें बहुत अच्छा स्कोर आता है, तो पॉलिटिकल साइंस अगर कर सकते हैं तो जरूर करें। बच्चों मीटिंग एंड हो जाएगी विद इन अ मिनट, इसी लिंक पे क्लिक करके आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लें अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस रहते हैं तो। ठीक है? अच्छा, ओके। तो आप जो है अ, अगर तो हाई स्कोर चाहते हैं तो आप पॉलिटिकल साइंस की तरफ जाएं। आईआर के हम्म। अंदर आईआर के अंदर रश बहुत ज्यादा है।